सोचिए, एक बहुत ही मशहूर पेंटर, उसका स्टूडियो जो अंदर से बंद है और सामने रखी है एक अधूरी पेंटिंग। आज की कहानी एक ऐसी ही मौत के रहस्य की है। पहली नज़र में तो ये एक सीधी साधी आत्महत्या लगती है, पर जब आप परतों को हटाएंगे ना, तो नीचे एक बहुत गहरी साजिश छिपी मिलेगी। तो चलिए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो यहाँ पर दो थियरीज हैं। एक तरफ पुलिस है जो मानती है कि यह एक सुसाइड का केस है और इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर विक्रम, और उन्हें इसमें साजिश की गंध आ रही है। उन्हें पूरा यकीन है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक बहुत ही चालाकी से की गई हत्या है, और बस यहीं से शुरू होती है असली तहकीकात। तो चलिए एक नज़र क्राइम सीन पर डालते हैं। विक्टिम है शहर के जाने माने पेंटर आर्यन, और वो अपने ही स्टूडियो में मृत पाए गए हैं। अब सबसे अजीब बात यह है कि कमरा अंदर से बंद था, जबरदस्ती घुसने का कोई निशान तक नहीं। उनके पास मिली तो बस एक अधूरी पेंटिंग। तो अब आप ही सोचिए, इन्हीं सब वजहों से तो पुलिस इसे खुला और बंद केस मान रही थी, सुसाइड का। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक आखिरी टेक्स्ट मैसेज सामने आता है। एक ऐसा मैसेज जो शक की सुई किसी बाहरी पर नहीं बल्कि आर्यन के सबसे करीबी लोगों पर ले जाकर टिका देता है। अपनी मौत के अंदाजन वक्त से ठीक 2 मिनट पहले आर्यन ने ये मैसेज भेजा था। सच सामने आने वाला है। अब सुनने में तो ये बस चंद शब्द हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी धमकी छिपी थी। सवाल यही है कि आखिर आर्यन ऐसा कौन सा सच जानता था, और वो सच किसके लिए इतना बड़ा खतरा बन गया था। तो ये मैसेज भेजा गया था 3 लोगों को। लिस्ट में पहली है माया, आर्यन की मंगेतर, और हाँ, उसकी सारी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस भी वही थी। दूसरा है समीर, आर्यन का एक्स बिजनेस पार्टनर, जिसके साथ उसका काफी बड़ा झगड़ा चल रहा था। और तीसरा करण, आर्यन का बेस्ट फ्रेंड, जो खुद एक फेल्ड आर्टिस्ट था। मतलब अगर देखें तो तीनों के पास आर्यन की मौत से फायदा उठाने का कोई ना कोई मकसद तो था। इंस्पेक्टर विक्रम को यह बात साफ थी कि इस केस का जवाब कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो तो क्राइम सीन पर ही मौजूद है। और कहां? जी, आर्यन की उस आखिरी अधूरी पेंटिंग में। अब उस पेंटिंग में ऐसा क्या था? उसमें बनी थी एक पुरानी घड़ी, और उसकी सुइयां रुकी हुई थी 10:10 पर। बस एक समय, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? और पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है जब पता चलता है कि आर्यन की मौत का असली समय तो रात के 12 बजे के आसपास का था। तो फिर पेंटिंग में 10:10 क्यों? क्या ये आर्यन का कोई आखिरी मैसेज था, एक कोड जो वो अपने कातिल के लिए पीछे छोड़ गया था? तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कत्ल का तरीका भी साफ होने लगता है, और ये जानना कि आर्यन को आखिर मारा कैसे गया, ये हमें कातिल के और भी करीब ले जाता है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और उससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि आर्यन की मौत जहर से हुई थी। लेकिन ये कोई आम जहर नहीं था, ये एक स्लो एक्टिंग टॉक्सिन था जो धीरे धीरे असर करता है। मतलब इसे आर्यन को उसकी जानकारी के बिना ही दिया गया था। और कत्ल का हथियार वो कोई बंदूक या चाकू नहीं था। नहीं, कातिल ने हथियार बनाया था आर्यन की सबसे प्यारी चीज को, उसके अपने पेंट ब्रश को। जहर को बड़ी चालाकी से ब्रश की नोक पर लगाया गया था, ताकि जब आर्यन पेंटिंग करे तो वो जहर धीरे धीरे उसके शरीर में समा जाए। कितना शातिर तरीका है ना? तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। एक आखिरी मैसेज, 3 सस्पेक्ट, पेंटिंग में छिपा हुआ एक कोड, और कत्ल का एक बेहद शातिर तरीका। सारे सुराग इंस्पेक्टर विक्रम के सामने थे, और अब वो इस पहेली को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो सवाल बस एक ही बचता है, इन तीनों में से आखिर कौन आर्यन के इतने करीब था कि उसके पेंट ब्रश तक आसानी से पहुंच सके? और जवाब था करण। जी हां, आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त, वो एक इंसान जिस पर किसी को शक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर कातिल का पूरा प्लान था क्या? हुआ ये कि करण चुपके से आर्यन की पुरानी पेंटिंग्स चुराकर अपने नाम से बेच रहा था, लेकिन आर्यन को यह सच पता चल गया। उसने करण को कहा कि वो रात 10 बजे सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देगा, और यही था उस पेंटिंग में बने 10:10 का राज। करण जानता था कि आर्यन पेंटिंग जरूर करेगा, तो उसने बस उसके ब्रश पर वो धीरे धीरे असर करने वाला जहर लगा दिया। जहर को अपना काम करने में वक्त लगा, और होते होते 12 बज गए। ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी का सबसे करीबी दोस्त होना ही एक कातिल के लिए सबसे बेहतरीन नकाब होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।